नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल बाइट्स विद तनुजा। और आज हम पार्ट 3 के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18 एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो ये लेक्चर ना रिवीजन के लिए परफेक्ट है, और अगर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस डिटेल लेक्चर देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आर्टिकल 14 बोलता है कि स्टेट किसी के साथ आर्बिट्री, अनफेयर या अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। इस आर्टिकल के ना 5 इंपॉर्टेंट क्लॉजेस है। तो क्लॉज 1 ना इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। इसका मतलब है कि लॉ के सामने सब बराबर है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या एक कॉमन सिटीज़न। ओके, कोई भी पर्सन ना लॉ से ऊपर नहीं है। ये कॉन्सेप्ट टेकन फ्रॉम एवी डाइसी के रूल ऑफ लॉ से। ओके, ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। एक केस है आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इस केस में ना एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स ना नेचुरल राइट्स जैसे हैं, पार्लियामेंट उन्हें डैमेज नहीं कर सकती। एक्चुअली इक्वालिटी आर्टिकल 14 को कोर्ट ने इतना इम्पॉर्टेंट माना कि इक्वालिटी इज़ द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड कहा। नेक्स्ट है क्लॉज 2। तो क्लॉज 2 ना इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात करता है। मतलब कि सिमिलर सिचुएशन में सिमिलर ट्रीटमेंट मिलेगी, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट ट्रीटमेंट अलाउड है। ओके, पर कंडीशन एक ही है कि ट्रीटमेंट ना रिजनेबल एंड लॉजिकल होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट टेकन फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। एक केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। इस केस में ना वेस्ट बंगाल ने स्पेशल कोर्ट एक्ट बनाया 1950। इस एक्ट के अंडर ना स्टेट गवर्नमेंट किसी भी केस को स्पेशल कोर्ट में भेज सकती थी बिना क्लियर रूल्स बताए। तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या ये एक्ट आर्टिकल 14 का वायलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि येस, एक्ट ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि सेम टाइप के अक्यूज्ड को ना डिफरेंट ट्रीटमेंट मिल सकती थी इस एक्ट के थ्रू। एंड इक्वालिटी का मतलब है कि लाइक केसेस शुड बी ट्रीटेड अलाइक। तो यहाँ ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ, इसीलिए इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। नेक्स्ट है क्लॉज 3। तो लॉ समझाते हैं कि सब लोग ना सेम सिचुएशन में नहीं होते, इसीलिए ना क्लॉज 3 के थ्रू रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउ किया गया। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि स्टेट लोगों को ग्रुप्स में ना डिवाइड कर सकती है और हर ग्रुप के लिए अलग रूल बना सकती है, लेकिन डिवीज़न लॉजिकल और फेयर होना चाहिए। रैंडम या अनफेयर डिवीज़न अलाउ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना क्लासिफिकेशन के 2 कंडीशन बताए हैं। एक है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, मतलब कि क्लासिफिकेशन क्लियर और अंडरस्टैंडेबल बेसिस पर होना चाहिए, ये ताकि ये बता सके कि ग्रुप ए और ग्रुप बी अलग क्यों है। ओके, एंड कंडीशन 2 है रीजनेबल नेक्सेस, मतलब कि जो क्लासिफिकेशन किया है उसका लॉ के ऑब्जेक्टिव से डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। एक केस है बुधान चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो इस केस में गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को स्पेशल क्रिमिनल कोर्ट्स में भेजा, लेकिन कोई क्लियर बेसिस नहीं बताया उन्हें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्लासिफिकेशन तभी वैलिड होगी जब वो 2 टेस्ट सेटिस्फाई हो। फर्स्ट है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड रीजनेबल नेक्सिस। अगर दोनों टेस्ट फेल हुए तो आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा। In this case, the Supreme Court laid down the test of reasonable classification. तो क्लॉज 4 एक्सप्लेन करने से पहले ना हम समझते कि क्लॉज 4 आया क्यों था। तो पहले हमें पता है कि समझाया जाता था कि इक्वालिटी इज़ इक्वल टू रीजनेबल क्लासिफिकेशन। मतलब जब तक स्टेट ने ग्रुप बना दिए और थोड़ा लॉजिक दिखा दिया तब तक लॉ वैलिड मान दिया जाता था, राइट। पर प्रॉब्लम ये थी कि स्टेट ना बिना ग्रुप बनाए भी अनफेयर काम कर सकती थी, जैसे कि एक आईएएस ऑफिसर को बिना रीज़न ट्रांसफ़र कर देना, या फिर किसी का पासपोर्ट बिना वजह कैंसिल कर देना, या फिर किसी को बिना सुनवाई के पनिशमेंट दे देना। तो यहाँ तो कोई क्लासिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन एक्शंस तो क्लियरली अनफेयर है। तो इस गैप को फिल करने के लिए क्लॉज 4 का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। तो क्लॉज 4 का मतलब है कि आर्टिकल 14 सिर्फ अनइक्वल क्लासिफिकेशन को नहीं, बल्कि हर आर्बिट्री स्टेट एक्शन को भी प्रोहिबिट करता है। यहाँ एक केस था ईपी रोएप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पे ना रोएप्पा एक आईएएस ऑफिसर थे, उनका ट्रांसफ़र बिना प्रॉपर रीज़न किया गया एंड कोई रूल वायलेट नहीं हुआ, लेकिन डिसीज़न रैंडम था। तो लीगल क्वेश्चन ये था कि अगर क्लासिफिकेशन नहीं है
तो फिर भी क्या आर्टिकल 14 अप्लाई होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इक्वालिटी इज़ एंटीथेटिक टू आर्बिट्रीनेस, मतलब कि इक्वालिटी का मतलब सिर्फ सेम ट्रीटमेंट नहीं, इक्वालिटी का मतलब है फेयर ट्रीटमेंट। अगर स्टेट का एक्शन इरेशनल, अनरीजनेबल, विदाउट जस्टिफिकेशन है तो वो आर्टिकल 14 का वॉयलेशन होगा। इस जजमेंट ने ना पहली बार कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 सिर्फ क्लासिफिकेशन तक लिमिटेड नहीं है, हर आर्बिट्री एक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यही से ना रूल अगेंस्ट आर्बिट्रीनेस स्टार्ट होता है। और एक केस है मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में ना मनेका गांधी का पासपोर्ट बिना रीज़न इम्पाउंड कर दिया गया, कोई हियरिंग नहीं दी, कोई जस्टिफिकेशन नहीं बताया। तो क्वेश्चन ये था कि क्या स्टेट बिना वजह बताए सिटीज़न के राइट्स रिस्ट्रिक्ट कर सकती है? तो कोर्ट ने कहा कि स्टेट का हर एक्शन फेयर, जस्ट और रिजनेबल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं है तो आर्टिकल 14 का वॉयलेशन होगा। व्हाई दिस जजमेंट वाज नेसेसरी? क्योंकि ना अगर मनेका गांधी केस नहीं होता तो गवर्नमेंट ना लॉ है बोलकर कुछ भी कर सकता था और सिटीज़न के पास प्रोटेक्शन नहीं होती। इस केस ने इंश्योर किया कि लॉ ही नहीं तो लॉ का अप्लीकेशन भी फेयर होना चाहिए। नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज 5। तो ये कहता है कि स्टेट को पावर है कि वो वीक लोगों को एक्स्ट्रा हेल्प दे ताकि सब बराबर लेवल पर आ सके। तो इस एक्स्ट्रा हेल्प को हम कहते हैं रिजर्वेशन, स्पेशल प्रोविज़न या फिर प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर एक केस है इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं है बल्कि रियल इक्वालिटी लाने का तरीका है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि दो लोग ना रेस कर रहे हैं और एक स्टार्टिंग लाइन पर है और एक ना 10 मीटर पीछे है। अगर दोनों को सेम रूल दिया गया तो रेस क्या होगी? फेयर नहीं होगी, राइट? इसीलिए पीछे वाले को आगे लाने के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट देना मतलब कि पॉजिटिव और सब्सटेंटिव इक्वालिटी है। नेक्स्ट है आर्टिकल 15। ये ना सिर्फ सिटीज़न के लिए है और ये बताता है कि स्टेट किस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। इसीलिए क्लॉज 1 क्लियरली बोलता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। यहाँ ना एयर इंडिया केस याद रखो, एयर होस्टेस को शादी या प्रेगनेंसी के वजह से जॉब से हटा दिया जाता था। तो कोर्ट ने बोला कि ये सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन है और ये गलत है। नेक्स्ट है क्लॉज 2। अब एक और सोचो कि अगर लॉ में इक्वालिटी है लेकिन होटल, शॉप, रोड, वेल पे एंट्री ही ना मिले तो इक्वालिटी का क्या फ़ायदा? इसीलिए क्लॉज 2 बोलता है कि पब्लिक प्लेसेस सबके लिए इक्वली ओपन होने चाहिए। और एक केस है नैन सुखदास केस। इस केस में कोर्ट ने बोला कि पब्लिक जगह पे कास्ट या रिलीजन के नाम पे रोक लगाना गलत है। नेक्स्ट है क्लॉज 3। तो क्लॉज 3 बोलता है कि वुमन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन अलाउड है। ये ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये केयर और प्रोटेक्शन है। यहाँ पर एक केस है अंजलि रॉय केस। यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि वुमन को स्पेशल बेनिफिट देना इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं है। अब समझते हैं क्लॉज 4 को। तो क्लॉज 4 के पहले ना कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन का क्लियर प्रोविज़न ही नहीं था। तो चंपकम दोराई राजन केस में ना कोर्ट ने रिजर्वेशन स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। तब गवर्नमेंट ने कहा कि अगर हम बैकवर्ड लोगों को हेल्प ही नहीं देंगे तो इक्वालिटी कैसे आएगी? इसीलिए ना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और क्लॉज 4 ऐड किया गया। तो क्लॉज 4 बोलता है कि SC, ST, SC, BC के लिए रिजर्वेशन अलाउड है। नेक्स्ट है क्लॉज 5। ये समझने से पहले ना हम एक केस समझते हैं कि PA इनामदार केस। यहाँ ना कोर्ट ने पहले बोला कि प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपनी एडमिशन पॉलिसी खुद डिसाइड कर सकते हैं। इसका मतलब कि गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकते प्राइवेट कॉलेजेस को रिजर्वेशन के लिए। तो इससे प्रॉब्लम ये हुई कि एजुकेशन ना प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट हो रहा था एंड बैकवर्ड स्टूडेंट वहाँ एंट्री नहीं ले पा रहे थे। तो पार्लियामेंट सेड कि अगर एजुकेशन इक्वालिटी का टूल है तो प्राइवेट कॉलेजेस को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसीलिए 93rd अमेंडमेंट 2005 लाया गया एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 5 इंसर्ट हुआ। तो क्लॉज 5 कहता है कि स्टेट ना स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है फॉर एडमिशन ऑफ SC, ST, OBC, SC, BC, वो भी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में।
एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। ओके, उसके बाद ना और एक केस आया, अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ ना कोर्ट ने बोला कि येस, क्लॉज 5 ना कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है एंड एजुकेशन सिर्फ रिच के लिए नहीं, सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। नेक्स्ट है क्लॉज 6। तो क्लॉज 6 ना EWS रिजर्वेशन की बात करता है। तो क्लॉज 6 अलाउज द स्टेट टू गिव रिजर्वेशन टू EWS अमॉन्ग जनरल कैटेगरी पीपल। ये ना रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड नहीं, इनकम प्लस इकोनॉमिक कंडीशन बेस्ड है। मतलब कि और ये इंसर्टेड बाय 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019। तो EWS पीपल कौन होते हैं? तो लोग जो SC ST OBC में नहीं आते लेकिन फाइनेंशियली ना वो वीक होते हैं। जैसे कि एग्जांपल लो इनकम फैमिली, जहाँ नो लैंड, नो बिग हाउस, मतलब जनरल कैटेगरी बट पुअर पीपल। ओके, तो उन्हें बेनिफिट क्या मिला क्लॉज 6 के थ्रू? उन्हें ना अप टू 10% रिजर्वेशन मिला इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स में। तो एक केस है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ ना क्वेश्चन पूछा गया कि क्या इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन देना कॉन्स्टिट्यूशनल है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि EWS रिजर्वेशन ना वैलिड है। तो कोर्ट ने कहा कि पॉवर्टी भी एक रियल डिसएडवांटेज है एंड इक्वालिटी सिर्फ कास्ट तक लिमिटेड नहीं है। इकोनॉमिक वीकनेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 14, 15 और 16 ना वॉयलेट नहीं होते। In short, 15 clause 6 enable economic based reservation for EWS and its validity was upheld in Janhit Abhiyan versus Union of India 2022. Next है Article 16। तो आर्टिकल 16 ना इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। तो देखो आर्टिकल 14 और 15 ने हमें जनरल इक्वालिटी और नो डिस्क्रिमिनेशन सिखाया, राइट। लेकिन एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल बच गया था कि गवर्नमेंट जॉब्स में इक्वालिटी कैसे इंश्योर होगी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो हमें पावर देती है, स्टेबिलिटी देती है, डिग्निटी देती है। इसीलिए ना कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल आर्टिकल दिया, आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 का ना क्लॉज 1 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स की बात करता है। अब ध्यान से सुनो कि इस क्लॉज का मतलब है गवर्नमेंट जॉब्स पाने का चांस सबको इक्वल होना चाहिए। मतलब कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो मेरिट के बेसिस पर हो, फेयर प्रोसेस से हो। गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि ये जॉब सिर्फ कुछ लोगों के लिए है। क्यों ज़रूरत थी इस क्लॉज की? तो क्योंकि अगर एंट्री लेवल ही अनफेयर होगी तो इक्वालिटी सिर्फ किताब में रह जाएगी। नेक्स्ट है क्लॉज 2। क्लॉज 2 नो डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कहता है। अब क्लॉज 1 जनरल था, क्लॉज 2 ना स्पेसिफिक हो जाता है। ये साफ साफ बोलता है कि गवर्नमेंट जॉब्स में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, रेसिडेंस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एक्चुअली ना हिस्टोरिकली कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर के बेसिस पर लोगों को जॉब से बाहर रखा जाता था, इसीलिए क्लॉज 2 की ज़रूरत आ पड़ी। नेक्स्ट है क्लॉज 3। नॉर्मली आर्टिकल 16 क्लॉज 2 क्या कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में प्लेस ऑफ बर्थ या रेसिडेंट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, राइट। बट ना क्लॉज 3 एक ना एक्सेप्शन है। यहाँ ना पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो लॉ बनाए जिसमें कुछ पोस्ट के लिए रेसिडेंट रिक्वायरमेंट लगाई जा सकती है। मतलब कि कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए स्टेट का रेसिडेंट होना मैंडेटरी हो सकता है, और ये ना सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकती है लॉ, नॉट अ स्टेट गवर्नमेंट। अब क्लॉज 4 ना स्टेट को पावर देता है कि वो गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन दे सके बैकवर्ड क्लासेस को, जब वो सर्विसेज में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। तो ये ना इक्वालिटी लाने के लिए दिया गया है एंड रिजर्वेशन देना ना स्टेट का ऑप्शन है, राइट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में कहा कि रिजर्वेशन जनरली 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता और OBC के लिए क्रीमी लेयर रूल अप्लाई होता है। तो प्रॉब्लम जो बाद में सामने आई कि क्लॉज 4 से ना लोग गवर्नमेंट सर्विस में तो एंटर हो गए, लेकिन हायर पोस्ट एंड डिसीजन मेकिंग पोजीशन तक SC ST लोग पहुंच ही नहीं पा रहे थे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को क्लॉज 4 अमेंड करना पड़ा। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4A रिजर्वेशन इन प्रमोशन विथ सीनियरिटी, मतलब कि स्टेट SC ST एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकती है, साथ में कॉन्सिक्वेंटल सीनियरिटी भी, अगर वो सर्विस में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है तो।
एंड वाई ओनली SC ST? क्योंकि इन क्लास को ना सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल ऑपरेशन फेस करना पड़ा एंड प्रमोशन लेवल पर भी स्ट्रक्चरल बैरियर्स थे, इसलिए एक इम्पॉर्टेंट केस है M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन ऑटोमेटिक राइट नहीं है, स्टेट को ना प्रूव करना पड़ेगा कि बैकवर्डनेस, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन एंड इफ़िशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन होगी। ये कंडीशन ना मिसयूज़ रोकने के लिए लगाई गई है। फिर ना और एक प्रॉब्लम सामने आई बैकलॉग वैकेंसी की। मतलब कभी कभी ना रिज़र्व पोस्ट एक साल में फिल नहीं हो पाती थी और 50% कैप की वजह से वो वैकेंट रह जाती थी। इससे रिजर्वेशन का पर्पस फेल हो रहा था। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को क्लॉज 4 ना फिर से अमेंड करना पड़ा, क्लॉज 4B, जो बात करता है कैरी फॉरवर्ड ऑफ बैकलॉग वैकेंसी। मतलब कि अगर ना रिजल्ट वैकेंसी किसी साल फिल नहीं हुए तो उन्हें नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और उन्हें 50% लिमिट में काउंट भी नहीं किया जाएगा, ऐसा कहा गया। वाई दिस अमेंडमेंट इज़ नीडेड? ताकि रिजल्ट पोस्ट वेस्ट ना हो एंड रिप्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो। नेक्स्ट है आर्टिकल 16 क्लॉज 5। तो ये बोलता है कि रिलीजियस या डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन अपने रिलीजन के लोगों को जॉब दे सकती है, चाहे नॉर्मली आर्टिकल 16 ना इक्वालिटी बोलता हो, क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूशन का रिलीजियस कैरेक्टर प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्कूल है, ओके, और स्कूल बोलता है कि बाइबल पढ़ाने के लिए क्रिश्चियन टीचर ही अपॉइंट होगा, तो ये वैलिड है अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 5। क्यों? क्योंकि ना सब्जेक्ट डायरेक्टली रिलीजन से रिलेटेड है एंड स्कूल अपने रिलीजियस आइडेंटिटी मेंटेन कर रहा है। बट अगर सेम स्कूल अगर बोले कि मैथ्स या साइंस टीचर सिर्फ क्रिश्चियन होना चाहिए, तो जनरली ये अलाउड नहीं होगा, क्योंकि मैथ्स एंड साइंस का रिलीजन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो जब जॉब का काम रिलीजन से जुड़ा हो, ओके, जब जॉब का काम ना रिलीजन से जुड़ा हो, तब क्लॉज 5 अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज 6। ये बात करता है EWS रिजर्वेशन की, ओके। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट ना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन दे सकती है, गवर्नमेंट जॉब्स में, ओके। और ये रिजर्वेशन ना SC ST OBC के अलावा बाकी लोगों के लिए है, सिर्फ इकोनॉमिक वीकनेस मतलब गरीबी के बेसिस पर दी जाती है। और ये कितना परसेंट रिजर्वेशन है? मैक्सिमम 10%, और ये रिजर्वेशन एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन के ऊपर ऐड होता है। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 प्रोवाइड EWS रिजर्वेशन इन एजुकेशन, ओके, एंड वेयर एज आर्टिकल 16 क्लॉज 6 प्रोवाइड EWS रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 17। ये ना अनटचेबिलिटी को कम्प्लीटली अबॉलिश करता है और इसकी प्रैक्टिस किसी भी फॉर्म में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है और उसका एनफोर्समेंट या सपोर्ट पनिशेबल ऑफेंस है। ये एक ना एब्सोल्यूट राइट है और यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन या एक्सेप्शन नहीं है। कोर्ट ने ना क्लियरली बोला है कि अनटचेबिलिटी सिर्फ ट्रेडिशनल सेंस में नहीं बल्कि पब्लिक प्लेसेस से डिनाई करना, कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन और मैनुअल स्क्रैवेजिंग भी आर्टिकल 17 का वॉयलेशन है। अब राइट टू इक्वालिटी का सबसे लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 18, जो कि बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल 18 का एम है कि सोसाइटी में आर्टिफिशियल हायरकी क्रिएट होने से रोकना ताकि सब सिटीज़न इक्वल डिग्निटी के साथ जी सके। और आर्टिकल 18 की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि ब्रिटिश टाइम में ना सर, राय बहादुर, खान बहादुर जैसे टाइटल से स्टेटस इनइक्वालिटी होती थी। तो इसका क्लॉज 1 कहता है कि गवर्नमेंट किसी को राजा, सर, नवाब नहीं बना सकती, लेकिन आर्मी रैंक्स और एकेडमिक डिग्री जैसे कि डॉक्टर और प्रोफेसर अलाउड है। यहाँ पे केस है बालाजी रघुवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ कोर्ट ने बोला कि पद्म अवार्ड्स टाइटल नहीं है, ये रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सर्विस है, इसीलिए आर्टिकल 18 वॉयलेट नहीं होता। नेक्स्ट है क्लॉज 2। ये कहता है कि इंडियन सिटीज़न ना फॉरेन टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि लॉयल्टी का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है क्लॉज 3। ये बोलता है कि जो नॉन सिटीजन्स है जो इंडिया में ऑफिस होल्ड करते हैं वो फॉरेन टाइटल्स प्रेसिडेंट के परमिशन के बिना एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसका रीज़न क्या है कि फॉरेन इन्फ्लुएंस अवॉइड करना और नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। एंड क्लॉज 4 कहता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट
फॉरेन स्टेट से गिफ्ट, सैलरी या ऑफिस प्रेसिडेंट के परमिशन के बिना एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसका एम है करप्शन और फॉरेन प्रेशर से प्रोटेक्शन। ओके, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ कोर्ट ने बोला कि सीनियर एडवोकेट टाइटल नहीं है, ये प्रोफेशनल डिस्टिंक्शन है, इसीलिए आर्टिकल 18 वॉयलेट नहीं होता। तो आर्टिकल 18 ना इंश्योर करता है कि इंडिया एक ट्रू इगैलिटेरियन डेमोक्रेसी रहे, जहाँ बर्थ, टाइटल या लेबल से सुपियोरिटी ना हो। आज हमने ना राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 डिस्कस किया है, जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और अबॉलिशन ऑफ टाइटल समझा, राइट। इन सब प्रोविज़न का एक कॉमन एम है कि स्टेट एक्शन को फेयर बनाना और सिटीज़न को इक्वल ट्रीटमेंट देना। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 19, जहां हम इंडिविजुअल फ्रीडम्स और उनके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को डिटेल में समझेंगे। प्लीज़ रिवाइज आर्टिकल 14 to 18 बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास।